चैनल शिक्षक जंक्शन, क्योंकि अब नहीं तो कब। दिस इज आयुषी अग्रवाल एंड वी विल कंटिन्यू आवर टॉपिक ऑन दी सेल्यूलर ऑर्गेनेलीज। In the previous lectures we have completed our plasma membrane part और ट्रांसपोर्टेशन का पूरा फिनोमेना हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं वॉच किए हैं तो डू दैट, अदरवाइज आपको पता है कि क्या होने वाला है, मेरे को बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है ना। हाँ, एक चीज जो मेरे को रिपीट करने की जरूरत है वो ये है कि इफ एट ऑल यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल, do that, okay, so that you will not miss the important notifications when these videos come out for you specially, right? And one more thing, for the doubts you have the very many options which you can opt obviously to get your doubts clear, ठीक। अच्छा, एक और पॉइंट मैं जो शायद वीडियो के एंड में बोलती हूँ वो अभी स्टार्टिंग में ही बोल देती हूँ कि वी हैव और वी आर गिविंग आवर स्टूडेंट्स अ फैसिलिटी टू प्रोवाइड दी हैंड रिटन नोट्स टू देम इफ दे रिक्वायर्ड, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स में शायद वो फीलिंग आ जाती है जिससे आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आए। तो जितना भी मैं यहाँ पर आपको डिलीवर करती हूँ लेक्चर में, या शायद कुछ एक आध चीज़ें रह जाती होंगी, दैट आर देयर विद इन माई पर्सनलाइज नोट्स एंड यू कैन गेट दैट नोट्स विदाउट एनी कॉस्ट ऑब्वियसली। एक जो चीज़ आपको छोटी सी करनी है वो ये, यू हैव टू जस्ट ड्रॉप योर ईमेल आईडी इन द कमेंट सेक्शन, वी विल प्रोवाइड यू विद दैट पर्टिकुलर थिंग। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। हम आज का प्लाज्मा मेम्ब्रेन खत्म हो गया हमारा। अब नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट सेल्यूलर बाउंड्री को हम डिस्कस करने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। और ये जो सेल वॉल है वो सारे ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट नहीं होती, दैट मीन्स देयर आर स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कंटेन्स एन extra layer outside their plasma membrane. Why? In order to maintain the structure, rigidity, osmotic pressure, बहुत सारी ऐसी conditions हैं जो ये सेल वॉल प्रोवाइड कराती है जिस भी सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर ये प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले तो वही देखेंगे कि in which organisms this cell wall is present. So it is present in case of bacteria, ठीक है। उसके बाद फंगाई के केस में भी सेल मेम्ब्रेन के बाहर ये सेल वॉल हमारी प्रेजेंट होती है। उसके बाद प्लांट्स में तो हम पढ़ के आ ही चुके हैं। देखो, प्लांट्स में हमें याद रह जाता है कि उनकी मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल प्रेजेंट है, लेकिन जो हम यूजुअली भूल जाते हैं वो होते हैं ये बैक्टीरिया और ये फंगाई, ठीक है। तो इनको भी अब से हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, ओके। अब जो सेल वॉल जहां पर प्रेजेंट नहीं होती, दैट इज ऑब्वियसली इन केस ऑफ एनिमल्स। एनिमल सेल्स डू नॉट पॉजेस द सेल वॉल आउटसाइड देयर सेल मेम्ब्रेन। और यही एक बेसिक क्राइटेरिया आपने अपने लोअर स्टैंडर्ड्स में एनिमल सेल और प्लांट सेल के डिफरेंशिएशन में भी पढ़ा होगा। जस्ट रिकॉल दैट ब्यूटिफुल पिक्चराइजेशन इन द टैबुलर फॉर्म विच यू हैव स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लास, है ना। याद भी आ गया होगा अभी तक बहुत बच्चों को। अब देखो, जो हम यहाँ पर, अब आपका क्लास बढ़ा गया है, वो हम चीज़ें नहीं डिस्कस करेंगे जो आपने पहले के स्टैंडर्ड्स में भी पढ़नी डिटेल में। कुछ नया बात करते हैं, नया क्लास है तो नई चीज़ भी होनी चाहिए। नई बात क्या है, ये जो सेल वॉल है इन सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स में स्ट्रक्चरल वाइज इट इज डिफरेंट। कैसे? और ये स्ट्रक्चरल वाइज जो है ना वो एक्चुअली में उनके कंपोनेंट्स के बेसिस पर ही डिफर करती है सारे के सारे ऑर्गेनिज्म में। जैसे अगेन आपको प्लांट सेल के केस में याद होगा कि सेल वॉल in case of plants is made up of this cellulose units, and these cellulose are in fact or is in fact the polysaccharide of the simple glucose molecules। मैं अभी बताऊंगी आपको कि कैसे होता है वो। just wait for few minutes for me to carry this lecture forward, okay। नेक्स्ट, फंगाई के केस में ये जो सेल वॉल होती है ये बनी हुई होती है एक और स्पेशल मॉलिक्यूल से जिसको हम बोलते हैं काइटिन, ठीक। काइटिन को फंगल सेल्यूलोज भी बोला जाता है बिकॉज प्लांट्स में सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, इसमें काइटिन है तो इसको फंगल सेल्यूलोज बोल दिया। बिकॉज जब भी सेल वॉल का नाम आता है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में सेल्यूलोज ही वो पॉलीसैकेराइड है जो ध्यान में आता है, ठीक है। सबसे पहले अब मैं उल्टा स्टार्ट कर रही हूँ, इसका मतलब ये जो बैक्टीरिया आया है उसकी सेल वॉल के ऊपर थोड़ी सी डिटेलिंग्स में बात करेंगे। वाई? बिकॉज द सेल वॉल प्रेजेंट इन केस ऑफ बैक्टीरिया इज अ लिटिल बिट डिफरेंट। और ये डिफरेंस क्या है वो स्पेशली हम जो दो बैक्टीरिया की कैटेगरीज होती है ना उससे क्लासिफाई करेंगे। पहले तो ये देखो कि इन प्रोकैरियोट्स में, इन बैक्टीरिया के अंदर इस सेल वॉल की स्पेशलिटी या इसका स्पेशल एट्रीब्यूट क्या होगा, ठीक। एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा
This cell wall is present in all the prokaryotes, be it archaebacteria, be it any other bacteria. This cell wall is present in all the prokaryotes except this mycoplasma. और इन बैक्टीरिया के अंदर या इस बैक्टीरिया के बाहर, अंदर बाहर मतलब एक ही बात है, अंदर की बात करी हो तो उनके स्ट्रक्चर के अंदर की बात करिए मैंने, बाहर की बात करिए तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर की बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो प्रोकैरियोट्स में हमारी सेल वॉल होती है ये होती है थोड़ी रिजिड, ठीक है, और एंड इट प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क टू द सेल। रिजिड किस वजह से होती है वो बात आएगी उसके स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन से। इसके अलावा इट प्रोवाइड्स प्रॉपर शेप टू द बैक्टीरियल सेल, दैट इज हाउ इट्स इम्पॉर्टेंट। अब इसके रिजिड होने का जो पूरा का पूरा श्रेय जाता है वो जाता है उसकी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स को लेकर, और बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल मिलती है दैट इज मेड अप ऑफ अ स्पेशल मैक्रोमोलिक्यूल एंड दैट मैक्रोमोलिक्यूल इज इन फैक्ट टर्म्ड एज द पेप्टाइडोग्लाइकन। देखो अब ये जो नई नई टर्मिनोलॉजीज आने वाली है ना उसको मैं आपको हाईलाइट करके अलग से बताऊंगी, ठीक है। दिस सेल वॉल in case of prokaryotes is rigid. Why? Because it is made up of special macromolecule that is this peptidoglycan, और इस peptidoglycan की जो constituent unit होती है that is the repeating units of two very important molecules again. And what are these molecules? These are NAG and NAM. इनकी फुल फॉर्म थोड़ी अच्छी है। अब आपको एक्चुअली में देखो फीलिंग आनी बहुत ज़रूरी होती है जब भी हम किसी भी सब्जेक्ट को स्टडी करें, है ना। केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इक्वेशंस नहीं आई, फील नहीं आती कि केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। फिजिक्स पढ़ रहे हो, न्यूमेरिकल्स नहीं आए, फोर्स वर्क प्रेशर की बात नहीं हुई, नहीं पता चलता हमको कि फिजिक्स पढ़ रहे हैं। बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी आया और कुछ अच्छी वाली टर्मिनोलॉजीज नहीं आए तो वो फील नहीं आती शायद अंदर से हमको कि हम हाँ यही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, है ना। ऑल्दो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा कुछ बच्चों के लिए ये पॉइंट, बट येस इट हैपेंस। अब वो जब आप जैसे जैसे आगे पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा। तो ये जो NAG है और NAM है, दीज आर एक्चुअली दी constituent units of these peptidoglycan. In fact in NAG और NAM के क्रॉसलिंक्स को मिलकर ही जो हमारी कॉम्पैक्ट लेयर बनेगी that is termed as this peptidoglycan। अब ये NAG और NAM क्या है वो भी हमें लिख लेना चाहिए। तो Na तो दोनों में कॉमन है, देखो N एसिटाइल इधर भी है और N एसिटाइल इधर भी है, ये जो G और M है उसका सारा खेल है। तो N एसिटाइल, दिस G stands for ग्लूकोसअमीन, ठीक है। जब मैं आपको बायोमोलिक्यूल वाला पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ाऊंगी इस चैप्टर के बाद, एक्चुअली वी आर गोइंग थ्रू द एनसीईआरटी सिलेबस। तो एनसीईआरटी में जिस आपके सीक्वेंस में चैप्टर्स अरेंज हैं उसी के हिसाब से मैं आगे बढ़ रही हूँ, सो दैट यू माइट नॉट बी कंफ्यूज्ड, ओके। तो हम जब बायोमोलिक्यूल्स के ऊपर स्पेशली जो अपना चैप्टर स्टडी करेंगे उसमें हम देखेंगे कि NAG और NAM क्या होता है एक्चुअली में। अभी के लिए आप नाम याद कर लो क्योंकि वहां पर मैं इसका रेफरेंस दूंगी जब वो पढ़ाऊंगी। तो G stands for glucosamine and this in this NAM, M stands for म्यूरामिक एसिड। N एसिटाइल सेम है दोनों में इसीलिए मैंने उसको नहीं लिखा। हेयर N स्टैंड्स फॉर दिस म्यूरामिक एसिड, बाकी N एसिटाइल सेम है, ठीक है। तो इसकी रिपीटिंग यूनिट्स बनाती है हमारे पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर को। बोथ दीज NAG एंड NAM आर जॉइंड बाय द शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन। नाउ व्हाट इज पॉलीपेप्टाइड चेन वो भी हम जब अमीनो एसिड्स वाला अपना पूरा बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे तब हम देखेंगे, ठीक। इन्हीं प्रोटीन्स की वजह से दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट इज प्रेजेंट विद इन द प्रोकैरियोट्स इज फ्लेक्सिबल एक्चुअली, और इनका फ्लेक्सिबल होना बनता भी है, दैट इज वाई दे हेल्प इन मेंटेनिंग द प्रॉपर शेप ऑफ द सेल। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अपनी शेप को चेंज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं उन बैक्टीरिया में प्रेजेंट, उनको अपनी शेप चेंज करनी पड़ती है, तो दैट इज फ्लेक्सिबल एंड इट इज बिकॉज ऑफ दिस पेप्टाइडोग्लाइकन। इट इज मेड अप ऑफ NAG एंड NAM, दैट इज N एसिटाइल ग्लूकोसामीन एंड N एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। अब जो बैक्टीरिया के दो मेन क्लासिफिकेशंस आएंगे, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, उनमें इस सेल वॉल का जो मेन डिफरेंस होता है वो हम पहले देखेंगे, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर जो मेन क्लासिफिकेशन आता है, जो बेसिक क्लासिफिकेशन है वो एक्चुअली है ही ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव।
उनका जो बेसिक होता है दोनों की क्लासिफिकेशन का, दैट इज एक्चुअली दी सेल वॉल। तो उसको हम अभी एक डायग्राम के थ्रू स्टडी करेंगे, और वो डायग्राम मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाऊंगी, इसीलिए आपके सामने ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, ठीक है। मैंने पहले ही बता दिया, जिन डायग्राम से मुझे एक्सप्लेन करना होता है आपको, मैं वो आपके सामने ड्रॉ करती हूँ। वो डायग्राम सिर्फ आपको ये समझाने के लिए है कि कैसे सेल वॉल एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया प्ले करेगा किसी भी ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए। तो पहले वो डायग्राम देख लेंगे, अब उसके बाद और आगे बढ़ेंगे इस बैक्टीरिया की सेल वॉल को लेकर, ठीक है। हाँ, तो दिस इज द डायग्राम दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। देखो जरा बोर्ड के ऊपर जो डायग्राम आपको दिख रहा है, दैट इज एक्चुअली द सेल वॉल इन केस ऑफ टू बैक्टीरियाज। और अगर हम इनको नाम दें तो दिस पर्टिकुलर थिंग विच यू आर visualizing it on the board, this is the cell wall structure of the gram positive bacteria and this one is of the gram negative bacteria। अब मैंने आपको पहले एक्सप्लेन इसीलिए नहीं किया बिकॉज आई वॉन्ट यू टू क्लियरली विजुअलाइज फ्रॉम द फिगर इटसेल्फ कि व्हाट इज द डिफरेंस। अब देखो पेप्टाइडोग्लाइकन मैंने आपको बताया था, इट इज द मेन थिंग और द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ द सेल वॉल इन केस ऑफ बैक्टीरिया, एंड इन द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया यू कैन इजिली सी दिस इज द पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर दैट इज देयर इन द फिगर, ठीक है। तो जो हमारी पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर है ग्राम पॉजिटिव के केस में वो थोड़ी थिक है एज कंपेयर टू द ग्राम नेगेटिव। दैट मीन्स द सेल वॉल ऑफ द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इज thicker as compared to the cell wall of gram negative bacteria. This is one important difference with respect to the cell wall when you are talking about the gram positive and the gram negative bacteria. अब एक और कुछ बात देखो, यहाँ पर आपको ये टिकोइक एसिड दिख रहा होगा, उधर नहीं दिख रहा। बाकी के कंपोनेंट्स अभी छोड़ देते हैं अभी के लिए, कुछ और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो मेन डिफरेंस बनाती है दोनों बैक्टीरिया में वो स्टडी करेंगे हम। टिकोइक एसिड इज यूजुअली प्रेजेंट इन द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, इट इज नॉट प्रेजेंट इन द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और इफ इट इज प्रेजेंट इट इज इन नेग्लिजिबल अमाउंट, तो उसको हम नहीं दिखाते डायग्राम में। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात, इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया यू हैव ओनली वन सेल मेम्ब्रेन लेयर एंड देन यू हैव द सेल wall component, whereas if you are visualizing it in the gram negative bacteria, the thin cell wall is sandwiched between the two portions of the cell membrane, so that is how the difference goes on। दो सेल मेम्ब्रेन के बीच में एक पतली सी सेल वॉल होती है ग्राम नेगेटिव के केस में, ग्राम पॉजिटिव में ऐसा नहीं होता। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू स्ट्रक्चर्स इन केस ऑफ द बैक्टीरिया पार्ट, स्पेशली इफ वी आर टॉकिंग अबाउट। आई होप कि अच्छा कुछ और टर्मिनोलॉजीज के बारे में मैं आपको बस बता देती हूँ। देखो पोरेन वही चैनल है जो हमने अभी थोड़े दिन पहले या 2-4 लेक्चर्स पहले ही शायद अपने बायो मेम्ब्रेन का जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस था उसमें डिस्कस किया था, आपको समझ में आ रहा होगा वहाँ से। ये जो है हमारे रिसेप्टर प्रोटीन है, ये जो सेल मेम्ब्रेन ही है एक्चुअली में हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में स्टडी कर लिया है, तो उसकी ज़्यादा डिटेलिंग मैं यहाँ पर नहीं दूंगी आपको, ठीक है। अब इस डायग्राम को स्टडी करने के बाद आई विल रब दिस पर्टिकुलर डायग्राम एंड आई विल टेल यू सम मोर थिंग अबाउट। चलो पहले अच्छा बैक्टीरिया की बात कर ही रहे हैं और डायग्राम बोर्ड पे बनाए हैं, तो कुछ और छोटी छोटी चीजें बैक्टीरिया के बारे में ही बात कर लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर यूजुअली ऐसा भी होता है कि यू हैव वन मोर प्रोटेक्टिव लाइनिंग इन केस ऑफ सम बैक्टीरिया, and what you call that protective cover actually that is present outside this cell wall, that is known as the glycocalyx। और ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये कुछ प्रोकैरियोट्स में तो टाइट फॉर्म में होता है और कुछ में लूज शीथ के फॉर्म में होता है। तो जो लूज शीथ के फॉर्म में है उसको हम बोलते हैं स्लाइम लेयर, ठीक है। और जो टाइट फॉर्मेशन के फॉर्म में होता है यही ग्लाइकोकैलिक्स, उसको आप क्या बोलते हो? उसको आप बोलते हो कैप्सूल। एक्चुअली में ये कैप्सूल और स्लाइम लेयर की प्रेजेंस भी बैक्टीरिया के सरफेस के ऊपर कैसे आपकी ड्रग्स इफेक्ट करती है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। और वो जब आप माइक्रोबायोलॉजी में स्पेशली इन बैक्टीरिया को स्टडी करोगे अलग से और फिर उनका इफेक्ट्स तब हम देखेंगे। हाँ, एक पॉइंट मैं आपको इसी सेल वॉल के टर्म्स में बता देती हूँ अभी, जो शायद आपको जानकर थोड़ा शॉकिंग भी लग सकता है कि दिस सेल वॉल इज यूजुअली
ब्लॉक्ड और इज ब्रोकन बाय सर्टेन ड्रग्स, फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन। जब आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और जब आप एंटीबायोटिक्स लेते हो तो वो जो एंटीबायोटिक्स हैं दैट एक्ट्स अपॉन दी सेल वॉल, एग्जाम्पल वन ऑफ द एग्जाम्पल इज पेनिसिलिन। और एंजाइम्स भी इनके जो बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक कर पाती हैं, जैसे कि एक एंजाइम है हमारी लाइसोजाइम, बहुत कॉमन एंजाइम है, हमारी सलाइवा में, हमारे टीयर्स में भी ये एंजाइम प्रेजेंट होती है, तो इसके पास भी वो पॉसिबिलिटी होती है, वो कैपेबिलिटी होती है कि ये बैक्टीरिया की सेल वॉल को जो उसके बॉन्ड्स हैं, जो क्रॉस लिंक्स हैं, उनको वो तोड़ पाए। तो दिस इज हाउ द फॉर्मुलेशन ऑफ द सेल वॉल टेक्स प्लेस इन केस ऑफ बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया के बारे में थोड़ी बात हो गई, अब बात किसकी करेंगे हम, एक और ऑर्गेनिज्म की जिसमें ये सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जिसमें आएंगे हमारा मेन प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स के यहाँ जो आपने बचपन में तो नहीं कहना चाहिए क्लास 9 और क्लास 10 में ही आप स्ट्रक्चर बना के आए हो अपने सेल्स का, तो वहाँ पर हम टर्म कर सकते हैं प्लांट्स की सेल वॉल को। और अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी हुई होती है, सेल्यूलोसिक यूनिट से। ठीक है, सेल्यूलोज से बनी हुई होती है, और एक्चुअली में ये सेल्यूलोज क्या है, हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, और एक्चुअली में हमारा ये जो सेल्यूलोज है दैट इज मेड बाय दी ग्लूकोज यूनिट्स, ग्लूकोज के मोनोमर्स लगते हैं इस पॉलीसैकेराइड सेल्यूलोज को बनाने के लिए, एंड दीज ग्लूकोज यूनिट्स आर जॉइंड बाय बीटा 1,4 लिंकेज। इसको ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, क्यों लिखा जाता है वो जब हम अपने मैक्रोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में स्टडी करेंगे, कैसे ये मोनोमर यूनिट पॉलीसैकेराइड यूनिट्स को बनाने में काम करते हैं, तब हम देखेंगे। अभी के लिए आपको फिर से याद ही रखना पड़ेगा कि सेल्यूलोज में ग्लूकोज के जो यूनिट्स हैं वो 1,4 बीटा 1,4 लिंकेज से ज्वाइन होते हैं। एक्चुअली में काइटिन के केस में भी NAG और NAM की जो ज्वाइनिंग है वो भी सेम बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस से ही बनती है। कैसे बनती है वो मैं आपको बताऊंगी, बट हाँ उसके लिए आपको पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, सो दैट यू कैन वॉच दोज पर्टिकुलर वीडियोज स्पेशली विदाउट एनी हसल और विदाउट एनी ब्रेक यू कैन से। ठीक है, इसके अलावा हमारी जो प्लांट्स की सेल वॉल है वो कुछ और कंपोनेंट से भी मिलकर बनी हुई होती है, जैसे कि होता है हमारा हेमी सेल्यूलोज। ठीक है, इसके अलावा पेक्टिन, लिग्निन, कुछ मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये एलिमेंट्स भी प्लांट की सेल वॉल को बनाने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इन्हीं कॉम्पोजिशन के बेसिस पर आप प्लांट्स की सेल वॉल को 3 पार्ट्स में फिर से डिवाइड कर सकते हो कि कौन सा कंपोनेंट बन रहा है, और वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं, दैट इज द प्राइमरी सेल वॉल। देखो प्राइमरी का मतलब है सबसे पहले यही बनेगी, तो दैट इज व्हाई इट इज टर्म्ड एज द प्राइमरी सेल वॉल। और प्राइमरी सेल वॉल का जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है दैट इज द सेल्यूलोज इटसेल्फ। ठीक है, जो ग्रोइंग टिश्यूज होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, उनके बाहर जो सेल वॉल बननी स्टार्ट होती है दैट इज दिस प्राइमरी सेल वॉल। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट दैट इज द सेकेंडरी सेल वॉल। अब जब ये हमारी प्राइमरी सेल वॉल ग्रो करना बंद कर जाएगी और कुछ सब्सटेंसेस का डेपोजिशन उसमें शुरू हो जाएगा, जैसे कि पेक्टिन हो गया, लिग्निन हो गया, स्यूबेरिन भी होता है एक सब्सटेंस, जब वो होना शुरू हो जाएगा देन इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ इम्परमिएबल लेयर, एंड दैट इम्परमिएबल लेयर इज द सेकेंडरी सेल वॉल। और ये इम्परमिएबल किसकी वजह से, ड्यू टू द डेपोजिशन ऑफ द सेगमेंट्स दैट आर प्रेजेंट, लाइक पेक्टिन हो गया, लिग्निन हो गया, स्यूबेरिन हो गया, और इन सबका एक अलग अलग रोल भी है। जितने भी आप एल्कलॉइड्स है या जितने भी आप प्लांट के वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप एक्चुअली में यूज करते हो इन डेली यूजेस और इन द कमर्शियल यूजेस, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में बहुत यूज होता है इन सारे केमिकल्स का, पेपर इंडस्ट्री में भी बहुत यूज होता है, तो ये सब बनाते हैं हमारी सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक, इम्परमिएबल लेयर है, हेमी सेल्यूलोज भी इसका एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। एक्चुअली में ये सब जो लिखा है ये सब सेकेंडरी सेल वॉल के ही है। एक और इसके बाद बनती है, कुछ प्लांट्स में बनेगी, ये सब में नहीं बनेगी, टर्शियरी सेल वॉल। ठीक है, सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर ही ये फॉर्म होती है, और इसके फॉर्मेशन में एक और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट आता है जो मैंने यहाँ पर बोर्ड पर नहीं लिखा, और वो आता है जाइलन। ये कंपोनेंट जब और बनने लगे या इसकी वजह से जब एक और सेल वॉल बनने लगे देन इट इज टर्म्ड एज दिस टर्शियरी सेल वॉल। तो दिस इज ऑल अबाउट दी
प्लांट सेल वॉल, कुछ दो छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज जो आप पहले से भी पढ़ते आए हो। प्लांट्स के केस में सेल वॉल में क्या होता है, वो होता है मिडिल लैमेला। ठीक, मिडिल लैमेला क्या काम करेगा, दो प्लांट्स को एडजेसेंट ज्वाइन करने का काम करेगा, सीमेंटिंग का काम करेगा दो प्लांट सेल्स के लिए। तो उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं मिडिल लैमेला। इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम पेक्टेट। ठीक है, आप पहले भी पढ़ते आए हो, बट बस एक बार मैंने ब्रशअप करा दिया, अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो वो भी शायद क्लियर हो जाए। तो मिडिल लैमेला क्या हो गया, दो प्लांट सेल्स को सीमेंट करने का, जोड़ने का काम करेगा, और इन सीमेंटिंग मटेरियल में जो एक ब्रिज फॉर्म करेगा, सो दैट द साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज कैन टेक प्लेस बिटवीन द सेल्स। दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज नोन एज प्लाज्मोडेस्माटा। ये बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों के दिमाग में कि मिडिल लैमेला और प्लाज्मोडेस्माटा एक्चुअली में है क्या। तो प्लाज्मोडेस्माटा इज द साइटोप्लाज्मिक ब्रिज from which the cytoplasmic substances are exchanged between the plant cells, and the cytoplasmic bridge is getting formed within this particular structure that is known as the middle lamella। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो ये सेल वॉल था वो भी कंप्लीट होता है। सेल वॉल का जितना भी एक्स्ट्रा बताना था मेरे को आपको, वो मैंने आपको बता दिया। आई होप आई हैव मेड द बेस्ट पॉसिबल वे टू मेक यू एक्सप्लेन इन 100% तो नहीं कह सकते, क्योंकि 100% कभी भी कोई भी नहीं डिलीवर कर सकता। तो फ्रॉम माय साइड आई हैव गिवन यू बेस्ट, बट अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया है तो डू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू इन येट अनदर वे। ठीक है, we will meet in our next lecture with yet another cell organelle। और अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है पूरा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, उस पर नेक्स्ट लेक्चर से बात होगी। डायग्राम्स के थ्रू ही कोशिश करेंगे बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए, बिकॉज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इज माई फेवरेट फॉर्म एंड इट मेक्स द कंटेंट ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ठीक है, आई होप कि जो अभी हमने सेल वॉल का डायग्राम भी जो देखा था उससे भी आपको बहुत सारी चीज़ें जल्दी समझ में आ गई होंगी, और आप शायद वो कभी भी नहीं भूलोगे अगर आगे जाके कभी भी कंफ्यूजन होगा, और होता ही है। दैट इज ऑब्वियस कि कंफ्यूजन होगा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, बट उसको बिल्कुल भी वैसे नहीं लेना है हमको। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में अपना और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। टिल देन स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड एट शिक्षक जंक्शन, क्योंकि अब नहीं तो कब। बाय ऑल ऑफ यू, थैंक यू।